अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। कमाल बेग बता रहा था, मेरा ख्याल है 15-20 पुलिस के सिपाही हैं। इनमें 6-7 टॉर्चर सेल के अपना बावर्दी पहरेदार हैं। बाकी पुलिस के पास असले की भारी तादाद नहीं होती। चंद एक के पास 3 गने हैं, बाकी बंदूकें हैं। दिन के वक्त हम तीनों का एक साथ जाना मुनासिब नहीं होगा। पहले रोज सिकंदर अली इस मुशाहिदाती मुहिम पर गया, दूसरे रोज हाशिम खान और तीसरे रोज मुराद खान खुद गया। इस इलाके से वह बखूबी वाकिफ था, लेकिन आज वो टॉर्चर सेंटर की 4 दीवारी का बड़ी गहरी निगाह से मुशाहिदा कर रहा था। वो घाट के आम मजदूरों के लोगों के भेस में गया था। इसने देखा कि आते की जनूबी दीवार के ऊपर इमली के 2 दरख्तों ने अपना साया डाल रखा है। इन दरख्तों का जिक्र कमाल बेग ने भी किया था। मुराद खान दीवार के करीब से होकर गुजर गया। इस दौरान इसे देख लिया था कि अहाते की दीवार पर दरख्तों के जो मजबूत टहने झुके हुए थे वो दीवार से कम कम 6-7 फुट ऊंचे थे। दीवार पत्थर की बड़ी बड़ी ईंटों को जोड़कर बनाई गई थी और इनमें कहीं भी कोई ईंट अपनी जगह से उखड़ी हुई नहीं थी। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें मुराद खान ने अपने जहन में नोट कर ली और वापस आ गया। सिकंदर और हाशिम इसी के इंतज़ार में थे। मुराद खान आया तो तीनों एक जगह बैठ गए। हाशिम ने कहा, क्या ख्याल है मुराद खान? मुराद खान ने जवाब देने के बजाय सवाल कर दिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाशिम कहने लगा, अहाते की दीवार फांदने के लिए मेरे ख्याल में इमली के दरख्तों की मदद लेनी पड़ेगी। मुराद खान ने सिकंदर से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसने भी यही कहा कि इमली के दरख्तों से काम लिया जा सकता है। मुराद खान ने सबसे आखिर में अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। ये मिशन हमें रात की तारीकी में शुरू करना होगा, मगर इससे पहले हमें अपने कमांडो को ऑपरेशन से खबरदार करना ज़रूरी है ताकि वो फरार होने के लिए तैयार रहे। ये पैगाम अपने कमांडो तक कमाल बेग के जरिए पहुंचा सकते हैं, हाशिम खान ने कहा। सिकंदर कहने लगा, लेकिन इससे पहले हमें इस कमांडो ऑपरेशन का दिन और वक्त का तयन करना होगा। जहाँ तक वक्त और दिन का ताल्लुक है, मुराद खान बोला, तो मेरे ख्याल में वक्त हमें रात के 2 बजे का रखना होगा, क्योंकि इस वक्त गश्त करने वाले पहरेदार भी कुदरती तौर पर सुस्त होते हैं। वो सोते तो नहीं हैं, लेकिन इन पर नींद का थोड़ा थोड़ा असर ज़रूर हो रहा होता है। हम इनकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएंगे। दिन कौन सा रखें? हाशिम ने पूछा। मुराद खान ने कहा, आजकल चांद रात के 1 बजे के बाद गुरूब हो जाता है और अंधेरा छा जाता है, इसलिए मेरा ख्याल है हम हफ्ते की रात को ही ऑपरेशन करेंगे। आज बुधवार है, हफ्ते में अभी 2 दिन बाकी हैं। इस दौरान हम अपने कमांडो को पैगाम भी पहुंचा सकेंगे। सबने मुराद खान की इस तजवीज़ को पसंद किया। सिकंदर अली ने पूछा, इस ऑपरेशन में हमें थोड़ा बहुत असला अपने साथ ज़रूर ले जाना पड़ेगा? मुराद खान ने कहा, असला तो ज़रूर ले जाएंगे। हमारी कोशिश तो यही होगी कि असला इस्तेमाल ना ही करना पड़े। हम कमांडो चाकू से अपना रास्ता साफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर असला ज़रूर अपने पास रखेंगे। बल्कि हम में से हर एक मुजाहिद 6-6 हैंड ग्रेनेड भी साथ ले जाएगा। अगर वहाँ मुकाबला शुरू हो गया तो दस्ती बम हमारे बहुत काम आएंगे। हाशिम खान कहने लगा, इसके अलावा हमें एक मजबूत रस्सी भी साथ ले जानी होगी, जिसके ज़रिए हम टॉर्चर सेंटर की दीवार पर चढ़ सकें। वो तो ज़रूर ले जाएंगे, मुराद खान बोला। फिर इसने हाशिम खान से मुखातिब होकर कहा, मैं चाहता हूँ जो मैं रात को कमांडो को खुफिया पैगाम पहुँचा दिया जाए कि हम हफ्ते की रात को इसे निकालने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए तुम्हें कल किसी वक्त कमाल बेग से मिलकर इसे यहाँ बुलाना होगा, ताकि हम इसके ज़रिए कमांडो के नाम रुक लिख कर दे दें। हाशिम खान ने कहा, मैं सुबह सुबह इसके घर जाकर पैगाम पहुँचा दूंगा। वो कल रात को हमारी कमीगाह में पहुँच जाएगा। इसके बाद ये तीनों मुजाहिद भी सोने के लिए चल दिए। हाशिम खान सुबह सुबह उठकर सीधे कमाल बेग के घर गया और इसे रात की किसी वक्त खुफिया कमीगाह में आने की ताकीद करके वापस आ गया और मुराद खान को बता दिया कि कमाल बेग रात को किसी वक्त पहुंच जाएगा। मुराद खान ने कहा, हमें अपने कमांडो के नाम बड़ा मुख्तसर सा रुक्का लिखना होगा। ये तहरीर खुफिया अल्फाज में होगी, ताकि अगर ये ख़त दुश्मन के हाथ भी लग जाए तो कुछ ना समझ सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कमांडो खुफिया कोड से बाखूबी वाकिफ़ है। सिकंदर भी वहाँ आ गया था। मुराद खान ने सिकंदर से कहा, सफ़ेद कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा रजिस्टर में से काट लाओ। सिकंदर इसी लम्हे कोठरी में गया और रजिस्टर में से कागज़ की एक पर्ची काट कर ले आया। मुराद खान ने पेंसिल से इस पर खुफिया कोड में 2 सतरें लिखी और मुराद खान और सिकंदर को दिखाई। मेरा ख्याल है इतने अल्फाज ही ठीक रहेंगे। मैंने लिख दिया है कि हम हफ्ते की रात को 1 बजे के बाद तुम्हें निकालने आ रहे हैं, तैयार रहना। ये तहरीर अल्फाज की शक्ल में नहीं बल्कि उर्दू के हिस्सों की शक्ल में थी। ये इन लोगों के अपने खुफिया कोड थे जिससे मैं बखूबी वाकिफ़ था। हाशिम खान बोला, ठीक है, इतनी तहरीर काफ़ी है। मुराद खान ने कागज़ की पर्ची को अच्छी तरह से तय करके अपनी वास्की की जेब में रख लिया। रात के कोई 9:30 बजे के करीब कमाल बेग आ गया। मुराद खान ने इसे खुफिया कोड वाली पर्ची देते हुए कहा, चचा, इसमें कमांडो के नाम खुफिया कोड में ये पैगाम है कि हम हफ्ते की रात को टॉर्चर सेंटर पर शब खून मारकर इसे छुड़ाने आ रहे हैं। कमाल बेग ने पर्ची खोलकर इस पर लिखे हुए हिस्सों को गौर से देखा और फिर तय करके अपनी सदरी की जेब में रख लिया और मुराद खान से कहने लगा, इसका मतलब है तुम लोगों ने हफ्ते की रात को टॉर्चर सेंटर पर हमला करने का प्रोग्राम तय कर लिया है? बिल्कुल तय कर लिया है, मुराद खान बोला।
चचा तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? कमाल बेग ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? ये बताएं कि आप किस तरफ से अहाते में दाखिल होंगे। मुराद खान ने हाशिम खान की तरफ देखा। हाशिम खान ने आंखों में से ये बात बताने से मना कर दिया। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि इन्हें कमाल बेग पर भरोसा नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बात असल में ये थी कि वो इस राज को अपने 3 आदमियों के अलावा और किसी पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। आप कह सकते हैं कि इनकी खुफिया कमांडो ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। मुराद खान ने कमाल बेग से कहा, चाचा अभी हमने ये तय नहीं किया। आज या कल रात को मौके पर जाकर 4 दीवारी का मुशाहिदा करेंगे। इसके बाद ही कोई फैसला करेंगे कि हमें किस तरफ से 4 दीवारी के अंदर दाखिल होना चाहिए। बहरहाल तुम ये पैगाम जिस तरह भी हो सके हमारे कमांडो को पहुंचा देना। ये खत तो मैं इसे पहुंचा दूंगा, कमाल बेग ने कहा। तुम इसकी फिक्र ना करो। एक बात याद रखना कि कमांडो की कोठरी जनूबी कत्तारों में दाईं जानिब से तीसरी है और 2 संतरी रात को कोठरी के दरमियानी राहदारी में गश्त करते रहते हैं। रात के वक्त कोठरियों पर तो ताला लगा दिया जाता होगा? सिकंदर ने कमाल बेग से पूछा। इसने जवाब में कहा, ताला तो इन कोठरियों पर दिन के वक्त भी लगा रहता है। ये काफ़ी मजबूत ताला होता है, तुम इसे कैसे खोलोगे? मुराद खान ने हाशिम खान की तरफ इशारा करके कहा। हाशिम खान हर किस्म के ताले खोलने का माहिर है। कमाल बेग बोला, मेरा नहीं ख्याल कि हाशिम खान से वो ताला खुल सकेगा। वो देसी हैदराबादी ताला है और इसमें पेचदार चाबी डाली जाती है। मुराद खान ने कहा, हम किसी न किसी तरह से ताला खोल लेंगे। ना खोला गया तो इसे तोड़ लेंगे। आप इसकी फिक्र न करो, बस तुम किसी न किसी तरह ये रुक्का हमारे कमांडो को दे देना। ये पहुंच जाएगा। और कोई बात? कमाल बेग ने कहा। मुराद खान बोला, चचा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल बेग कहने लगा, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, इसमें शुक्रिया की क्या ज़रूरत है। कमाल बेग मेरे नाम का ख़त लेकर अपने घर आ गया। रात को वो भी सोचता रहा कि वो मुझे कैसे ख़त पहुँचाएगा, क्योंकि अपने इंचार्ज डॉक्टर मेहता की इजाज़त के बगैर वो मुजरिम की कोठरी में नहीं जा सकता था। काफ़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद आखिर एक तरकीब इसके जहन में आ गई और वो सो गया। दूसरे रोज़ कमाल बेग हस्ब मामूल बस में सवार होकर टॉर्चर सेंटर अपनी ड्यूटी पर आ गया। डॉक्टर मेहता कुछ देर के बाद आया और अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कमाल बेग ने मालूम कर लिया था कि कमांडो को रात पूछ-गुछ के लिए खास कोठरी में ले गए थे और सुबह से इसकी वापस कोठरी में लाकर बंद कर दिया गया है। इसने ये भी पता कर लिया था कि मुझ पर अभी 3rd डिग्री का तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन रात मुझे बिजली के झटके भी दिए गए थे। कमाल बेग डिस्पेंसरी में अपनी रखी मेज़ के पास कुर्सी पर बैठा रोज़ाना के काम में मसरूफ़ था, लेकिन इसका जहन अपनी सोची हुई तरकीब के बारे में गौर कर रहा था। इसका असिस्टेंट रामू एक बड़ी शीशी में कोई मिक्सचर डाल रहा था। जब वो मिक्सचर डाल चुका तो कमाल बेग ने इसे कहा, रामू कैंटीन में जाओ और मेरे लिए चाय की गर्म प्याली बनवा कर ले आओ। आज मैं कुछ सर में दर्द महसूस कर रहा हूँ। रामू इसी वक्त कैंटीन की तरफ चल दिया। इसके जाने के बाद कमाल बेग ने अलमारी में से एंटीबायोटिक गोलियों का एक डब्बा निकाल कर इसमें से 10-12 गोलियां निकाल कर एक छोटे लिफाफे में डाली और इसे अपने करीब ही रख ली। ये गोलियां कोठरी में बंद देर तफ्तीश खतरनाक मुजरिमों को दिन में एक बार ज़रूर खिलाई जाती थी। रामू चाय लेकर आ गया। कमाल बेग ने चाय के 3-4 घूंट पिए और एंटीबायोटिक गोलियों वाला लिफाफा लेकर डॉक्टर मेहता के कमरे में आ गया। डॉक्टर मेहता एक फाइल में कुछ लिख रहा था। इसने सर उठाकर कमाल बेग की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है कमाल बेग? कमाल बेग ने लिफाफा दिखाकर कहा, सर आप कहें तो मैं एंटीबायोटिक कोठरियों में दे आऊँ। डॉक्टर मेहता को मालूम था कि ये गोलियां रोजाना दिन में किसी वक्त कोठरियों में मुजरिमों को दी जाती हैं। डॉक्टर मेहता ने कहा, जाओ जाकर दे आओ। ठीक है सर। कमाल बेग गोलियों वाला छोटा लिफाफा लेकर कैदियों की कोठरी की तरफ चल पड़ा। कोठरी की राहदारी में 2 मुसल्ला संतरी एक जानिब और 2 मुसल्ला संतरी दूसरी जानिब थे। कमाल बेग को सभी जानते थे। इन्हें यह भी मालूम था कि कमाल बेग दिन में एक बार कैदियों में गोलियां तकसीम करने ज़रूर आता है। कमाल बेग को देखकर संतरी ने पहले कैदी की कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। एक हिंदू कैदी था जिसने 2 कत्ल किए थे। कमाल बेग ने इसे मामूल के मुताबिक एक गोली देकर कहा, इसे निकल जाओ, और कोठरी से बाहर निकल आया। संतरी ने दूसरी कोठरी का ताला खोला। कमाल बेग ने इस कोठरी के खतरनाक कैदी को भी एक गोली दे दी और रोजाना की तरह बोला कि इसको निकल जाओ, और अब वो तीसरी कोठरी की तरफ बढ़ा। इस कोठरी में मैं बंद था। इस दौरान कमाल बेग ने मुझे दी जाने वाली पर्ची हाथ में ले ली थी। संतरी ने मेरी कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया और हस्ब आदत बाहर ही खड़ा रहा। कमाल बेग कोठरी में दाखिल हुआ। मैं फर्श पर कोने पर बैठा हुआ था। कमाल बेग मेरे पास आकर बैठ गया। लिफाफे में से गोली निकालकर मुझे देते हुए कहा, इस गोली को निगल लेना। इसके साथ ही इसने पर्ची की गोली भी मेरे हाथ में थमा दी और आहिस्ता से कहा, और इसको पढ़ लेना। फिर वो फौरन उठा और वापस चलता हुआ कोठरी में से बाहर आ गया। संतरी ने कोठरी का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। कमाल बेग चौथी कोठरी की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में 2 गोलियां थी। एक एंटीबायोटिक दवाई की गोली थी जो मुझे रोज़ खिलाई जाती थी, लेकिन दूसरी गोली वो पर्ची थी जिस पर खुफिया कोड में एक पैगाम लिखा हुआ था और जिसके बारे में कमाल बेग ने मुझे आहिस्ता से कहा था, इसको पढ़ लेना। मैं फ़ौरन समझ गया कि फ़रार का मुराद खान वगैरह ने कोई मंसूबा तैयार किया है और यह आदमी कमाल बेग या तो इनकी तंजीम का आदमी है या इसे ख़रीदा गया है। मैंने एंटीबायोटिक गोली इसी वक्त निगल ली और पर्ची वाली गोली अपनी मुट्ठी में ही बंद कर ली। इंतज़ार करने लगा कि संतरी इधर उधर हो तो इसे खोल कर पढ़ूँ। एक संतरी तो कमाल बेग के साथ था जो कोठरियों के ताले खोलता और फिर बंद करता था।
इसकी जगह दूसरे मुसल्ला संतरी ने ले ली थी और इसने आहिस्ता आहिस्ता कोठरी के आगे टहलना शुरू कर दिया था। दूसरी जानिब से भी एक संतरी टहलता हुआ आ गया था। दोनों टहलते और कोठरियों के अंदर निगाहें डालते हुए 10-15 सेकंड के वक्फे के बाद आगे आगे से गुजर जाते थे। मैंने इसे अपने कुर्ते की जेब में रखने के बजाय फर्श पर जो कंबल बिछा हुआ था जिस पर मैं बैठा हुआ था, इसका कोना उठाकर पर्ची की गोली इसके नीचे छुपा दी। दोपहर के वक्त लांगरी मेरे लिए 2 रोटियां लेकर आ गया जिसके ऊपर दाल डाली हुई थी। मैं कोने में बैठकर खामोशी से रोटी खाने लगा। पहरेदार संतरी आगे से गुजरते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे सलाखों में झांक कर देख लेता था। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। रात हो गई। मैं ये पढ़ने को बेताब था कि मेरे नाम जो पर्ची लिखकर भेजी गई है इसमें क्या लिखा हुआ है। इतना मुझे यकीन था कि मुराद खान वगैरह ने ही भेजी है और इसमें कोई अहम पैगाम लिखा हुआ है। आखिर रात के 9-10 बजे के दरमियान मुझे मौका मिल गया। इस वक्त संतरी राहदारी के दोनों कोनों पर स्टूलों पर बैठ चुके थे। कोठरी में बिजली का बल्ब रोशन था। मैं आहिस्ता से उठा और दरवाजे तक गया। मैंने सलाखों में से दाएं बाएं जितना देख सकता था देखा। राहदारी खाली पड़ी थी। मैं जल्दी से वापस आकर फर्श पर बैठ गया। कंबल का कोना उठाकर मैंने पर्ची बाहर निकाली। इसे खोल कर देखा। कागज पर खुफिया कोड के हिस्से लिखे हुए थे। मैंने एक बार हिस्सों को पढ़ा, दूसरी और तीसरी बार पढ़ा और मेरे जहन ने इन कोड हिस्सों को खोलकर इसका मफहूम बता दिया। पर्ची पर लिखा था, हफ्ते की रात को 1 बजे के बाद तुम्हें निकालने आ रहे हैं, तैयार रहना। मैंने जल्दी से पर्ची की गोली बनाकर इसे भी निकल लिया और मैं गौर करने लगा कि आज कौन सा दिन है। मुझे दिन और तारीख का कुछ पता नहीं था। रात को कोठरियों के आगे एक बार फिर पहरेदार संतरियों की गश्त शुरू हो गई। मैं सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। जब संतरी मेरे करीब से गुजरा तो मैंने पूछा, भैया आज कौन सा दिन है? संतरी ने चलते चलते बेनियादी से जवाब दिया, आज बुधवार है। मैं वापस कोने में आकर कमर पर लेट गया। मैंने सोचा अगर आज बुधवार है तो इसका मतलब है कि 2 दिन बाद हफ्ता है और इसी रात को मुराद खान अपनी पार्टी के साथ वहाँ से मुझे निकालने आ रहा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मुराद खान वगैरह मुझे वहाँ से किस तरह निकालेंगे। क्या वो बाकायदा गेट पर हमला करके अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे या कोई दूसरा तरीका कार इख्तियार करेंगे? मैं इन मुजाहिदों के कमांडो एक्शन की सलाहियतों से पूरी तरह से वाकिफ नहीं था। कभी मुझे ख्याल आता कि वो इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे और कभी ख्याल आता कि इसके साथ वो भी पकड़े जाएंगे। मुझे ये भी ख्याल आता कि यहाँ कोठरी पर ताला लगा रहता है और मुसल्ला पुलिस और टॉर्चर सेंटर के पहरेदार की काफ़ी नफरी हर वक्त मौजूद रहती है। मुराद खान, हाशिम खान और सिकंदर सिर्फ 3 मुजाहिदीन पर किस तरह काबू पा सकेंगे? मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो 3 आ रहे हैं या 3 से ज़्यादा। इस दौरान मुराद खान, हाशिम और सिकंदर तीनों मुजाहिद एक बार फिर टारगेट पर आकर पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर की इस जगह का मुशाहिदा करके आए थे जहाँ से इन्होंने हफ्ते की रात को दीवार फांद कर इहाते में दाखिल होना था। दीवार को फांदना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। जिस बात की इनको फिक्र थी और जिसके बारे में वो मुसलसल गौर व फिक्र कर रहे थे वो ये थी कि इनका कमांडो ऑपरेशन बगैर गोली चलाए कामयाब हो जाए। इनकी कोशिश ये भी थी कि सारा प्लान इन्होंने इसी मकसद को सामने रखकर तैयार किया था। असला वो ज़रूर साथ ले जा रहे थे लेकिन ये सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल किया जाना था जब कोई चाराकार ना हो। जुमेरात और जुम्मे का दिन भी गुजर गया। हफ्ते का दिन आन पहुंचा। मुराद खान, हाशिम और सिकंदर अली ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। अपनी मदद के लिए इन्होंने 2 और मुजाहिदों को तैयार कर लिया था जिनका काम 4 दीवारी के बाहर कुछ फासले पर मौजूद रहना था और सिर्फ ज़रूरत के वक्त एक सिग्नल के मिलने पर इनकी मदद को पहुँचना था। हफ्ते की रात ठीक 12:15 बजे वो इस खुफिया कमी गाह से निकलकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए। वो 2 जीप गाड़ियों में सवार थे। दोनों गाड़ियों की बाड़ियां बंद थीं। बाहर से देखने वाले को अंदर कुछ नजर नहीं आ सकता था। वो एक खास रास्ते से होकर पुराने घाट की तरफ जा रहे थे। ये अगरचे ज़रा लंबा रास्ता था मगर वीरान और गहराबाद था। ठीक 1:45 बजे रात को वो पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर पहुंच गए। दोनों गाड़ियां इन्होंने टॉर्चर सेंटर से कुछ दूर एक टीले के पास खड़ी कर दी और मंसूबे के मुताबिक एक दूसरे के दरमियान 15 फुट का फासला डालकर झुककर टॉर्चर सेंटर की अगली दीवार की तरफ बढ़ने लगे। दीवार के करीब आकर मुराद खान ने हाथ से इशारा किया। इस इशारे के साथ ही 2 मुजाहिदों ने कमक की हैसियत से बाहर रहना था। वो तेजी से एक तरफ अंधेरे में गायब हो गए और एक जगह छुप कर बैठ गए। इन मुजाहिदों के हाथों में स्टेन गनें थीं जबकि हाशिम खान, मुराद खान और सिकंदर अली खाली हाथ थे। इनकी कमांडो जैकेटों में भरे हुए रिवाल्वर और एक कमांडो चाकू था। इसके अलावा 6-6 दस्ती बम भी थे। यह असला इन्होंने हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करना था। इन्होंने तंग पतलूने और मजबूती जैकेट पहन रखी थी। टॉर्चर सेंटर की दीवार के 15 फुट के फासले पर जाकर वो ज़मीन पर बैठ गए और माहौल का जायजा लेने लगे। रात खामोश थी। चांद गरूब हो चुका था। हर तरफ तारीकी थी। इहाते की दीवार के अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। शायद ये बिजली के इन खंभों की रोशनी थी जो टॉर्चर सेल की कोठरियों की दोनों जानिब लगे हुए थे। इहाते के अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मुराद खान ने हाथ से इशारा किया। हाशिम खान इशारा पाते ही दौड़कर दीवार के साथ जाकर बैठ गया। फिर इसने अपनी जैकेट के अंदर कमर के गिर्द लिपटी हुई नायलीन की रस्सी खोली। ज़मीन पर उतरते ही इसने रस्सी को दीवार की बाहर उछाल दिया। अब मुराद खान इसी तरह रस्सी के जरिए इहाते के अंदर आ गया। इसके बाद सिकंदर अली आ गया। वहाँ झाड़ियाँ और घास थी। इन्होंने रस्सी को इसी तरह दर्द के साथ लटका रहने दिया और वहीं बैठकर इन कोठरी को देखने लगे।
जिनमें से एक कोठरी के अंदर मैं कैद था और जिनके आमने सामने की कतारों के दोनों सिरों पर खंभों के साथ बिजली के बल्ब रोशन थे। इनकी काफ़ी रोशनी थी। टॉर्चर सेंटर के बड़े गेट की तरफ से भी किसी बत्ती की रोशनी आ रही थी। इसी रोशनी में इन्होंने 2 संतरियों को कोठरी के पीछे से आते देखा। फिर वो बिजली के खंभों के नीचे से होकर कोठरियों की दूसरी कतार की तरफ चले गए। मुराद खान ने हाशिम खान से धीमी आवाज़ में कहा, यह संतरियों की गश्ती पार्टी है जो कैदियों की कोठरी के पीछे गश्त लगाती है। इन्होंने अपने अपने कमांडो चाकू निकालकर हाथों में पकड़ लिए। जैसे ही दोनों संतरी कोठरी की दूसरी कतार के अक्ष में नजरों से ओझल हुए, मुराद और हाशिम पंजों के बल झुके झुके दौड़कर अपनी तरफ वाले कैदियों की कोठरी के पीछे आकर बिखर गए। हाशिम खान मुराद खान से 15 फुट के फासले पर अलग अंधेरे में किसी जगह घात लगाकर बैठ गया। अंधेरे में वो एक झाड़ी की तरह नजर आ रहा था। कोठरियों की तरफ बिजली की रोशनी नहीं पड़ रही थी। एक कमांडो एक्शन के लिए आइडियल जगह थी। थोड़ी देर के बाद गश्त लगाने वाले दोनों संतरी कोठरियों के कतार के दूसरे सिरे पर नमूदार हुए। वह आहिस्ता आहिस्ता बातें भी कर रहे थे और कदम 2 कदम चले भी आ रहे थे। इनमें से एक सिगरेट पी रहा था। इन्हें देखते ही मुराद खान घुटनों के बल झुककर अंधेरे में चलता हाशिम खान के पीछे आ गया। पहला हमला हाशिम खान ने करना था, जो दुश्मन पर अचानक चाकू का वार करने में माहिर था। दूसरे को मुराद खान ने काबू करना था। जिस संतरी ने सिगरेट सुलगाया हुआ था वो पहले संतरी से 1 कदम पीछे आ रहा था। इसी वजह से इसकी मौत पहले वाक़ हुई। दूसरा संतरी 1 कदम आगे आगे ढीला ढाला सा होकर चल रहा था। बंदूकें दोनों के कंधों से लटकी हुई थी। ये मामूल की ड्यूटी थी। वैसे भी ये इनकी फौजी छावनी नहीं थी, एक टॉर्चर सेंटर था। वहाँ आज तक कभी कोई संगीन वाक़या भी नहीं हुआ था और ये दोनों संतरी कोई बाकायदा फौजी के या कमांडो भी नहीं थे। भारतीय फौजी कमांडो भी होते तो हाशिम खान और मुराद खान जिस गजबनाक जज्बे के साथ वहाँ उतरे थे, इनसे बच नहीं सकते थे। दोनों संतरी कदम कदम चलते हाशिम खान के करीब से गुजरे। इस वक्त हाशिम खान अंधेरे में ज़मीन के बिल्कुल साथ लगकर चिपका हुआ था। जैसे ही वो इससे 2 कदम आगे बढ़े, हाशिम खान चीते की तरह घात में से निकला और इसने 1 कदम पीछे चलने वाले संतरी की गर्दन में एक बाजू बिजली की तेजी के साथ डालकर झटका दिया और उसके सीने में चाकू घोंप दिया। इसे शोर सा पैदा हुआ। दूसरा संतरी ने रुककर पीछे देखा, लेकिन इस दौरान मुराद खान इस पर छलांग लगा चुका था। छलांग इसने ऐसी लगाई थी कि संतरी की गर्दन मुराद खान के बाजू के शिकंजे में जड़ गई थी। इसके साथ ही मुराद खान ने अपना चाकू संतरी की गर्दन पर फेर कर इसकी शहरक काट दी और इसे धक्का देकर परे फेंक दिया। इसके फौरन बाद दोनों कोठरियों की मुखालिफ सिमत के कोनों की तरफ दौड़े। एक कोने की जानिब एक मुसल्ला संतरी और दूसरे कोने पर दूसरा मुसल्ला संतरी पहरा दे रहा था। इन्हें काबू करना बज़ाहिर बड़ा आसान था। हाशिम खान ने तो एक संतरी के पीछे से इसे दबोच कर इसी गर्दन में चाकू घोंप दिया और इसे नीचे गिरा दिया। लेकिन मुराद खान इस तरफ वाले संतरी की तरफ बढ़ा तो इसने आहट पाकर गर्दन मोड़ी। इसको मुराद खान नजर आ गया था। संतरी ने जरा घबराकर बंदूक संभाली। इससे पहले कि वो फायर करता, मुराद खान ने पूरी ताकत से इसको धक्का देकर गिरा दिया और इसके सीने पर चढ़कर इसके दिल पर चाकू के मुसलसल 4-5 वार किए। संतरी के हाथ से बंदूक गिरकर दूर जा पड़ी थी। इसका दिल कट गया था और बदन बुरी तरह से लरजने लगा था। मुराद खान ने इसे वहीं छोड़ा और दोनों कोठरियों के दरमियान जो राहदारी बनी हुई थी इसकी तरफ आ गया। सामने की जानिब से हाशिम खान दौड़ता हुआ आया था। यहाँ रोशनी थी, लेकिन इस जगह रात को पहरा देने वाले 4 संतरी मर चुके थे। मैंने बाहर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी तो सलाखों के पास आकर बाहर देखने लगा। हाशिम खान ने जेब से खास किस्म की मुड़ी हुई पीतल की तार निकाल कर ताले को खोलने की कोशिश की। इतने मुराद खान भी इसके पास आ गया। इसने आके मुझसे पूछा, तुम ठीक हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाशिम खान जबरदस्त कोशिश कर रहा था मगर ताला नहीं खुल रहा था। मुराद खान ने कहा, ये देसी पेचदार चाबी वाला ताला है, ये इस तरह से नहीं खुलेगा। हाशिम खान ने जेब में से रिवॉल्वर निकाल कर इसके नाल ताले के कुंडे में डालकर इसको तोड़ने की कोशिश की, मगर ताले का कुंडा ताले से ज़्यादा मजबूत था। मुराद खान ने धीमी आवाज़ में मुझसे पूछा, क्या गार्ड के पास इसकी चाबी होती है? मैंने आहिस्ता से कहा, दिन के वक्त तो होती है, रात के वक्त चाबी गार्ड रूम में जमा करा दी जाती है। हाशिम खान तोड़ कोशिश कर रहा था मगर ताला और उसकी कुंडा अपनी जगह पर कायम था। इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। किसी वक्त भी कोई दूसरा संतरी या पहरेदार पहरा देने के लिए वहां आ सकता था। वहां से पुलिस की बैरिक भी ज़्यादा दूर नहीं थी। पुलिस की पूरी गार्ड मौजूद थी और उनके पास एमुनिशन का भी जखीरा मौजूद था। मुराद खान ने झुंझलाकर कहा, हाशिम क्या कर रहे हो? कहीं से ईंट लाकर ताले पर मारो। मैंने आहिस्ता खरगोशी में कहा, रिवाल्वर का दस्ता क्यों नहीं मारते? हाशिम खान ने रिवाल्वर का दस्ता ताले पर मारा तो इससे काफ़ी आवाज़ पैदा हुई। मुराद खान ने कहा, इस पर कपड़ा रखकर जर्ब लगाओ। हाशिम खान ने जेब में से रुमाल निकाल कर ताले के कुंडे में ठूंसा और ऊपर से रिवाल्वर के दस्ते की 2-3 ज़रबे लगाए। इसे शोर सा पैदा हुआ और दूसरे लम्हे कोठरी के कतार के इस तरफ वाले कोने से एक मुसल्ला संतरी नमूदार हुआ जिसने बंदूक तान रखी थी। इसने सामने आते ही कहा, कौन हो तुम? और एक फायर कर दिया। फायर के धमाके से खामोश रात गूंज उठी। हाशिम ने फौरन रिवाल्वर संतरी की तरफ करके फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान मुराद खान ने भी अपना रिवाल्वर निकाल लिया था। संतरी के बिल्कुल सामने बिजली की रोशनी में था। हाशिम का निशाना कभी खता नहीं जाता था। संतरी गोलियां खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मुराद खान ने जल्दी से ताले पर 2 गोलियां फायर कर दी। फौरन ताला टूट कर गिर पड़ा।
मैं सलाखों वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। फायरिंग के धमाके ने बैरक में मौजूद पुलिस गार्ड को होशियार कर दिया था। इस तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई थी। 10-12 सिपाही कैदियों की कोठरियों की तरफ दौड़ पड़े। मुराद खान ने हाशिम से कहा, ग्रेनेड। हम दौड़कर कोठरियों की राहदारी से बाहर निकल आए। दीवार की पिछली जाने पे जो सिपाही आ रहे थे, इनके ऊपर तले 6-7 दस्ती बम फेंक दिए। दस्ती बमों के धमाके बुलंद हुए और संतरियों की फायरिंग रुक गई। मुराद खान ने मुझसे कहा, इस तरफ चलो। दूसरी जाने से 4 संतरी फायरिंग करते हुए आगे बढ़े। सिकंदर अली ने 3-3 दस्ती बम फेंक कर वहीं भस्म कर दिया। हम रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़ने लगे तो रस्सी टहनी में से निकल आई। हाशिम खान बोला, जमीन पर लेट जाओ। सिकंदर भी वहां आ गया था। हम इसी वक्त तमाम जमीन पर लेट गए। हाशिम खान ने दस्ती बम के पिन निकाल कर इसे दीवार की तरफ लटका दिया और खुद भी हमारे साथ चिपक गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। दूसरे लम्हे दीवार में सुराख नमूदार हो चुका था। हम इस शगाब में से निकलकर दूसरी तरफ दौड़ पड़े जहां हमारी गाड़ियां खड़ी थी। मैं चूंकि निहत्ता था इसलिए इन्होंने मुझे अपने दरमियान में रखा हुआ था। 2 मुजाहिद जो बाहर घाट पर बैठे हुए थे दोनों घाट से निकल आए थे और दीवार की जानिब स्क्रीन गनों का रुख करके घुटनों के बल बैठ गए, इस ख्याल से कि अगर कोई पुलिस आए तो ये इन्हें संभाल लेंगे। लेकिन वहां थोड़ी सी देर में इस कदर फायरिंग हुई थी और दस्ती बमों के धमाके हुए थे कि आधे से ज्यादा नफरी मर गई थी और बाकी जो बचे थे वो इधर उधर भाग दौड़ कर फायरिंग कर रहे थे। जो बाकी बच गए थे वो समझ गए थे कि बड़ा जबरदस्त कमांडो हमला हुआ है और कमांडो दस्ती बमों से मुसल्ला है और इनके करीब जाना अपनी मौत को आवाज देना है। वो सब सरकारी मुलाजिम थे और चंद रुपयों की खातिर अपनी जान गंवाने के हक में नहीं थे। दोनों मुजाहिद फायरिंग करते रहे, स्टेन गनों की बुछाड़े मारते इनको पीछे हटते रहे। हम इस जगह पहुंच गए थे जहां दोनों जीपें खड़ी थी। इस दौरान हाशिम खान, मुराद खान, सिकंदर एक जीप में बैठ चुके थे। मुराद खान ने बुलंद आवाज में मुजाहिदों से कहा, गाड़ी में बैठकर निकल चलो। दोनों मुजाहिद दूसरी जीप में सवार हुए और दोनों गाड़ियां तेजी से टीलों के दरमियान दौड़ने लगी। 5 मिनट के बाद दोनों गाड़ियां बड़ी सड़क पर पूरी रफ्तार से भाग रही थी। 1.5-2 मील का फासला तय करने के बाद गाड़ियां एक जंगल में दाखिल हो गईं। हमारे पीछे पुलिस की एक गाड़ी इस वक्त निकली जब हम लोग जंगल में दाखिल हो चुके थे। आधे घंटे तक दोनों गाड़ियां जंगल में से गुजरती रहीं। आखिर हम इन 2 पहाड़ी टीलों के दरमियान आकर एक महफूज जगह पर पहुंच गए जहां मुराद खान ने गाड़ियों के दोनों मुजाहिदों से कहा कि वो वापस चले जाएं और खुद वहां से पैदल चलते दरख्तों और दुश्वार गुजार झाड़ियों में से हम खुफिया कमी गांव में पहुंच गए। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मुराद खान ने मुझे इस वक्त चाय बना कर दी। मैंने कहा, तुम लोग बड़े सही वक्त पर आए हो। अगर एक दिन की देर कर देते तो परसों सुबह वो लोग मुझे हैदराबाद के टॉर्चर सेंटर में ले जाने वाले थे, क्योंकि मैंने इन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया था। इन्होंने ज़्यादा तशद्दुद तो नहीं किया? मुराद खान ने पूछा। मैंने कहा, कल मुझे बिजली के कुछ झटके ज़रूर दिए थे, मगर अभी वो मुझसे नाउम्मीद नहीं हुए थे। इनका ख्याल था कि हैदराबाद के टॉर्चर सेंटर में वो मुझसे सारे राज उलवाने में कामयाब हो जाएंगे। हाशिम खान बोला, अच्छा हुआ कि हम वक्त पर पहुंच गए, वरना हैदराबाद के टॉर्चर सेंटर में सिक्योरिटी का सारा इंतजाम फौज करती है, वहाँ हमें मुश्किल पेश आ सकती थी। चाय पीने के बाद मैंने कहा, मेरा ख्याल है मुझे सो जाना चाहिए, कई रातों से जाग रहा हूँ। तुम आराम करो, बाकी बातें फिर होंगी, मुराद खान ने कहा। हाशिम और सिकंदर भी कोठरी से चले गए। दूसरे दिन मैं तीसरे पहर तक सोया रहा। सूरज गरूब होने की तैयारियां कर रहा था कि मैं बेदार होकर कोठरी से बाहर आया। मुराद, सिकंदर और हाशिम खान मौजूद थे। हमने मिलकर खाना खाया। इसके बाद कोठरी में आ गए। मैंने नहाने के बाद कपड़े तब्दील कर लिए थे। अब मैं काफ़ी हद तक ताज़ा दम हो चुका था। मुराद खान कहने लगा, हमारा दूसरा मिशन पुराने लाइट हाउस की ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री को तबाह करना है, लेकिन इस मिशन के लिए अभी हमें बहुत ज़्यादा सोचो विचार की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कमांडो के पकड़े जाने के बाद लाइट हाउस के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई होगी। सिकंदर बोला, मेरा ख्याल है हमें कुछ दिन खामोश रहना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं। मटेरियल का खुफिया नंबर हमने ऊपर हाई कमांड को भिजवा दिया है। इस वक्त तक ऊपर से इस बारे में कोई इतला भी आ जाएगी। दूसरा ये भी हमें मालूम हो चुका है कि लाइट हाउस की ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री में एटमी मटेरियल की प्रोसेसिंग का काम 1 माह बाद शुरू होगा। इस काम के मुकम्मल होने में महीना 1.5 महीना लग जाएगा। हाशिम खान ने कहा, लेकिन हमें गाफिल होकर नहीं बैठना चाहिए। कुछ पता नहीं कि कमांडो के फरार होने के बाद नेशनल सिक्योरिटी के ख्याल से भारत सरकार एटमी मटेरियल के सिलेंडर लाइट हाउस से निकलवा कर किसी दूसरे शहर पहुंचा दे। ऐसा भी मुमकिन है, मैंने कहा। ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें 1 घंटे लाइट हाउस के इर्द गिर्द के इलाके की निगरानी करनी चाहिए। मुराद खान बोला, वो तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें ये भी मालूम करना है कि पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर के वाक़े के बाद वहाँ सिक्योरिटी कितनी सख्त हो गई है और हमारे कमांडो एक्शन करने के कितने इम्कानात हैं। मैंने कहा, इस निगरानी के लिए हमें बड़े तजर्बेकार और होशियार मुजाहिदों की ज़रूरत है। मुराद खान बोला, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। हमारे पास ऐसे तजर्बेकार मुजाहिद हैं जिन्हें सुराग रसानी और इस किस्म की जासूसी का बहुत तजर्बा है। वो न सिर्फ आंध्र प्रदेश तेलुगु ज़बान बल्कि तमिलनाडु की तमिल ज़बान भी बड़ी रवानी से बोल लेते हैं और इन्हें हर किस्म के भेस बदलने में ज़बरदस्त महारत हासिल है। ये मुजाहिद चाहे इस इलाके में किसी माही गीर के भेस में आते जाते रहें या कोई मोहजिब साधु बनकर या कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करें,
वो हमें वहाँ की सरगर्मियों की एक एक पल की रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे। अगर भारत सरकार ने वहाँ से मवाद के सिलेंडर निकाले और किसी दूसरी जगह मुंतकिल किए तो हमारे आदमी ना सिर्फ हमें फ़ौरन इत्तला कर देंगे, बल्कि वो ये भी मालूम कर लेंगे कि सिलेंडर लाइट हाउस के खाने से निकाल कर किस शहर में और किस जगह पर ले जाए गए हैं, क्योंकि एक एक बंदा सिलेंडर ले जाने वालों का बाकायदा पीछा कर लेगा। अगर भारत सरकार इन सिलेंडरों को हिमालय पहाड़ की चोटी पर भी ले जाएंगे तो हमारे आदमी वहां तक इनका पीछा करेंगे। मैंने कहा अगर ये बात है तो हम कुछ दिन यहाँ खामोशी से गुजार सकते हैं। मुराद खान ने इसी रोज अपने 4 तजर्बेकार जासूसों की ड्यूटी लगा दी और उन्हें कहा कि कंट्रोल जाकर पुराने लाइट हाउस के इर्द गिर्द के इलाके की 24 घंटे निगरानी करो। चारों मुजाहिद आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद दक्कन के ही रहने वाले सरफरोश किस्म के मुसलमान नौजवान थे। वो तेलुगु और तमिल और उर्दू हिंदी ये सारी ज़बानें पूरी तरह से जानते थे और बड़ी रवानी से बोल सकते थे और समझ सकते थे। अंग्रेज़ी ज़बान से भी इन्हें वाकफियत थी और हिंदू में रहने की वजह से वो हिंदू धर्म से भी और देवी देवताओं के नाम और इनके मंदिरों को भी जानते थे। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, पुराना लाइट हाउस अब बेकार हो चुका था। इसके इर्द गिर्द फौज ने खारदार तार की दीवार खड़ी कर दी थी। मेरे फरार होने के बाद वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई थी और अब किसी गैर मुल्की टूरिस्ट यानी सियाह को भी लाइट हाउस के करीब भटकने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ ज़बरदस्त फौजी पहरा लगा दिया गया था। मुराद खान के 2 मुजाहिदों ने ये काम किया कि पुराने लाइट हाउस से कुछ फासले पर समंदर के किनारे नारियल के दरख्तों के नीचे अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी डाल ली। दरख्तों पर से कुछ नारियल गिराए, कुछ गिरे पड़े नारियल एक जगह जमा करके लंबे छुरों से इन्हें छील कर इनकी छाल अलग करके एक तरफ लगा दी। दरख्तों से कुछ फासले पर रेत पर जहाँ धूप थी नारियल की छाल वहाँ सुखाने के लिए बखेर दिया। 2-3 गुच्छे बटी हुई नारियल के रस्सों के वो अपने साथ ले गए थे। वो इन्होंने वहाँ झोंपड़ी में डाल लिए। झोंपड़ी के बाहर दरख्तों के नीचे एक छोटा सा लोहे का चरखा लगा लिया। 15-20 गज के फासले पर एक पतला सा खंभा गाड़ लिया। चरखे के पहिए पर नारियल की छाल की बनी हुई रस्सी का छोटा सा गुच्छा चढ़ा दिया और इसे हाथ से फेरने लगे। ये सारा ड्रामा इन्होंने सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि वो खेत मजदूर हैं। खेतों का काम ख़त्म हो गया है। अब वो नारियल की छाल की रस्सियाँ बुनकर इन्हें बाजार ले जाकर बेचते हैं और जो रुपए पैसे मिलते हैं इनसे अपने घर का खर्चा चलाते हैं। इनके पास एक बड़ी ताकतवर दूरबीन भी थी जिससे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पुराने लाइट हाउस का जायजा लेते थे कि वहाँ कोई गैर मामूली सरगर्मियाँ तो नहीं हो रही। दूरबीन को वो एक दरख्त की खो के अंदर छुपा देते थे।